हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम्ब्रियोलॉजी में ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि क्लीवेज के कारण एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, और उस क्लीवेज के कारण अब इसमें नेक्स्ट स्टेज आती है मोरुला, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्टुला। तो आज हम इस लेक्चर में ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लास्टुला से पहले हम ये देखेंगे कि क्लीवेज के कारण जो नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर सेल्स बनती हैं वो आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं, और इस प्रकार जो ये ब्लास्टोमेयर सेल्स होती हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक स्पेसिफिक शेप देती हैं जो कि शहतूत की तरह होती हैं, और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को मोरुला या तूतक कहते हैं। इस तरह की आकृति का मोरुला जो होता है वो ज्यादातर सिलेंट्रेट फाइलम के एनिमल्स में पाया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेज आती है मोरुला के बाद वो कहलाती है ब्लास्टुला। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्लीवेज के कारण जो ब्लास्टोमेयर सेल्स बनती हैं उनमें एक निश्चित ये जो ब्लास्टोमेयर सेल्स होती हैं एक डेफिनेट लेयर्स में जमा हो जाती हैं, और इन ब्लास्टोमेयर्स के बीच में एक नैरो कैविटी का डेवलपमेंट होता है, और जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ती जाती है ये कैविटी बड़ी होती जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उनसे जो एक लेयर बनती है उसको प्लास्टोडर्म कहते हैं, जो कि ब्लास्टोसील को चारों ओर से घेरे रहती है। इस तरह जो राउंडेड शेप होलो स्ट्रक्चर बनता है उसको ब्लास्टुला कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। So, blastula is at the end of cleavage. The embryo consists of a hollow spheres of cells in holoblastic type and a layer of cells over yolk in meroblastic types. This development stage is called a blastula. The layer of cells is known as the blastoderm and the cavity is the blastocele. मीन्स जो बाहर की सारी लेयर है उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, और बीच में जो कैविटी है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टुला. एट फर्स्ट द ब्लास्टोसील मे बी represented just by narrow cervix between the blastomeres, but it gradually increases as the cleavage goes on. The blastocele may be identified in the 8 cell stages as the space enclosed by the 2 quarters of blastomeres. Next is mechanism of blastulation. इनके मैकेनिज्म के लिए दो थ्योरीज दी गई थी. फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी. ये थ्योरी साइंटिस्ट के डैन ने 1960 में दी थी. इस थ्योरी के अनुसार जो ब्लास्टोसील का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विदलित कोशिकाओं को परिधि की ओर विस्थापित कर देता है. इनके अनुसार जो ये सेल्स होती हैं उनकी सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है और इनका आकार छोटा होता जाता है. इससे बाह्य कोशिकीय अवकाश में तरल स्रावित होता है और ये लिक्विड सेंट्रल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है. इसके दाब के कारण जो सेल्स होती हैं वो परिधि की तरफ विस्थापित हो जाती हैं. सेकेंड इज सरफेस टेंशन थ्योरी. इस थ्योरी को वॉलपर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1967 में दी थी. इस थ्योरी के अनुसार ब्लास्टोसील का निर्माण और उसका प्रसार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार ब्लास्टोमेयर्स ब्लास्टुला में अरेंज होते हैं, और प्रत्येक सेल डिवीजन से पूर्व सेल की बाह्य सतह का जो सरफेस टेंशन होता है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि क्लीवेज के कारण जो विभाजन होता है वो तुल्यकालिक होते हैं, इस कारण इनमें लयबद्ध तनाव उत्पन्न होता है
और जो डिवीजन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की तरंगों के रूप में ट्रांसलेट होता है। विभाजन के बाद इसमें जो टेंशन है वो कम हो जाता है और कोशिकीय संकुचन बढ़ जाता है। विभाजन के बाद कोशिकाओं का राउंडेड शेप होना कोशिकीय झिल्ली के सरफेस टेंशन में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो एग्स होते हैं उनमें योग की जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ योग होती है, वो क्लीवेज को प्रभावित करती है। और जब क्लीवेज प्रभावित होता है तो फिर सीधे ही है कि आगे भी ब्लास्टुलेशन की क्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग ब्लास्टुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि योग के अमाउंट पर ब्लास्टुलेशन कितने तरह का होता है और कैसे होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलसाइथल एग्स। जैसे कि नाम से ही है कि जिसमें बहुत कम अमाउंट में योग प्रेजेंट है उसको हम माइक्रोलसाइथल एग्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस के जो माइक्रोलसाइथल एग्स होते हैं उनमें जो क्लीवेज होता है वो कंप्लीट होता है और मोस्टली इक्वल साइज की इसमें सेल्स बनती हैं। इसमें थोड़ा अमाउंट योग होने के कारण जो जहां पर योग प्रेजेंट होता है वो सेल्स वेजिटल सेल्स कहलाती हैं, वो थोड़ी सी आकार में बड़ी रह जाती हैं। और जो एनिमल पोल होता है उस साइड जो सेल्स होती हैं वो साइज में थोड़ी छोटी रह जाती हैं। और इसलिए जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं वो निश्चित लेयर में जमा होकर के एक ब्लास्टोडर्म का निर्माण करती हैं। और ब्लास्टोमियर्स के चारों जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो एक कैविटी को घेरे हुए होती हैं जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बीच में कैविटी है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं और इसके साइड में सेल्स प्रेजेंट हो रही है, दिखाई दे रही हैं और ये सेल्स मिलकर के क्या बना रही है, ब्लास्टोडर्म। ठीक है ना। और जो जहां पर थोड़ी सी छोटी सेल्स हैं वो एनिमल पोल है और जहां पे थोड़ा सा साइज बड़ा है वो कहलाता है वेजिटल पोल। तो इस तरह से माइक्रोलसाइथल में ये ब्लास्टुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लास्टुलेशन इन मीजोलसाइथल एग्स। जैसे कि नाम से ही है कि इसमें मीडियम साइज का योग प्रेजेंट होता है, इसमें माइक्रोलसाइथल से ज्यादा योग प्रेजेंट होता है। और इसमें भी जो योग के साइड होता है वहां पर क्लीवेज कम होता है क्योंकि योग का अमाउंट होता है। और दूसरा जो एनिमल पोल होता है वहां पर क्लीवेज, रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो ब्लास्टोसील होती है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होकर के थोड़ा सा डॉर्सल साइड की ओर विस्थापित हो जाती है। और यही नहीं, जो वेजिटल पोल की जो सेल्स होती हैं वो एनिमल पोल की साइड जो सेल्स पाई जाती हैं उनकी अपेक्षा साइज में वो बड़ी होती हैं और इनमें ज्यादा मात्रा में योग प्रेजेंट होता है। और ये जो योग युक्त सेल्स होती हैं ये दो या दो से अधिक लेयर्स में उपस्थित होती हैं। ये सेल्स भीतर की तरफ उपस्थित होती हैं और एक दूसरे से परस्पर ढीले ढाले बॉन्डिंग से ये जुड़ी रहती हैं। जबकि वो कोशिकाएं जो बाहरी स्तर की ओर पाई जाती हैं वो सीमेंटिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण परस्पर मजबूती से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं जो ब्लास्टोसील है वो थोड़ा सा डॉर्सल साइड की तरफ विस्थापित हो गई है और ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी सेल्स है, ये एनिमल पोल है। और नीचे की साइड हम देख रहे हैं कि सेल्स का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है और इसे हम वेजिटल पोल कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलसाइथल एंड टीलोलसाइथल एग्स। जैसे कि नाम से मालूम है पॉलीलसाइथल मींस इसमें योग का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और टीलोलसाइथल मतलब एक साइड होता है। तो ये जो पॉलीलसाइथल एग्स होते हैं इनमें योग की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनमें क्लीवेज जो होता है वो सिर्फ एनिमल पोल तक ही सीमित रहता है और जो योग साइड होता है जहां पे योग प्रेजेंट होता है वो
उसमें क्लीवेज बहुत ही कम होता है या नहीं होता है और इस प्रकार वो अविभाजित ही रह जाता है। इस प्रकार के जो एग्स होते हैं इनमें क्लीवेज के कारण एक डिस्क रूपी मॉड्यूला का निर्माण होता है और ये जो डिस्क होती है यौग से जुड़ी रहती है और जो क्लीवेज की बाद की अवस्थाएं होती हैं उसके मध्य भाग के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो यौग से अलग हो जाते हैं और ब्लास्टोडिस्क और यौग के मध्य एक कैविटी का विकास होता है जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। ब्लास्टोडिस्क के सेंटर में नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं और इस क्लीवेज के कारण 4-5 मोटी सेल्स की लेयर्स बन जाती हैं और जो ब्लास्टोडिस्क का बीच का भाग होता है इसमें बिल्कुल स्पष्ट विभाजित सेल्स पाई जाती हैं जो कि सब जर्मिनल कैविटी के ऊपर स्थित होती हैं और इसे एरिया पेल्यूसिडा कहते हैं। और जो ब्लास्टोडिस्क का पेरिफेरल पार्ट होता है जो कि यौग से जुड़ा रहता है और जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना होती है जो कि सब जर्मिनल कैविटी की परिधि की ओर स्थित होती है जिसे एरिया ओपेका कहते हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एरिया पेल्यूसिडा जो कि जिसमें ट्रांसपेरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और दूसरा पार्ट बन जाता है एरिया ओपेका जो कि पेरिफेरल साइट में होता है और ये यौग से कनेक्टेड होता है। पेरिफेरल भाग की ओर पेरिब्लास्ट पाई जाती है और ये जो ट्रांसपेरेंट रीजन होता है उसकी यौग के साथ जो कोशिकाएं ब्लास्टोडिस्क से पृथक होकर एक एक कर भीतर की और सब जर्मिनल कैविटी में प्रवेश करने लगती हैं और एक लेयर का निर्माण करती हैं जिसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं। यौग वाली जो सेल्स होती हैं उनके हट जाने के बाद जो ब्लास्टोडिस्क में ऊपर की तरफ छोटे आकार की बिना यौग वाली जो सेल्स बची हुई रह जाती हैं जो कि एक पतले लेयर का निर्माण करती हैं उसे एपीब्लास्ट कहते हैं। यानी कि जो ऊपर की तरफ होती है उसको एपीब्लास्ट कहते हैं और जो नीचे की तरफ होती है उसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट लेयर्स के बीच एक नैरो खांच विकसित हो जाती है, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं और इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। Formation of the two-layered blastrodome of the chick embryo, the cavity beneath the central cells that is in between central cells and yolk is called the subgerminal cavity, which is filled with a fluid diffused from the albumin through vitelline membrane. The embryo is now called the blastula stage. Next is blastulation in सेंट्रोलसाइकल एग्स। जैसे कि नाम से ही मालूम है कि यौग सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रोलसाइकल एग्स होते हैं ये ज्यादातर इंसेक्ट्स या जो कुछ आर्थ्रोपोड्स फाइलम के एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें सेंटर में यौग होने के कारण इसमें जो क्लीवेज होता है हमने देखा था कि बाहरी सतह पर ही पाया जाता है और क्लीवेज के कारण जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो एग के बाहरी सतह की ओर एक लेयर का निर्माण करते हैं जिसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं और ये ब्लास्टोडर्म यौग को चारों ओर से गहरे रहती है और जो सेंटर में यौग होता है इस कारण उसमें कोई भी ऐसी ब्लास्टोसील जैसी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब सेंटर में यौग होने के कारण वहां पे यौग प्रेजेंट है और वहां पर इस तरह की कोई कैविटी नहीं बनती है और जो क्लीवेज होता है वो हमने देखा था सुपरफिशियल होता है। तो इस तरह से इसमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है और ये ब्लास्टुलेशन कहलाता है, ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलसाइकल एग्स। इसके एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यौग 4 तरह के हमने ब्लास्टुलेशन देखी। फर्स्ट माइक्रोलसाइकल एग्स में, सेकंड मीजोलसाइकल एग्स में एंड थर्ड पॉलीलसाइकल एग्स में एंड फोर्थ सेंट्रोलसाइकल एग्स में। ओके, थैंक्स क्लास।